और एक बड़ा नाम उभर कर सामने आता है, जो एक संगठन बनाता है, झारखंड खतियानी संघर्ष मोर्चा समिति है, उसका जो पार्टी का शक्ल अख्तियार करती है। उसे बहुत ही शिक्षित, बड़ा सभ्य, बड़ा ही सुशील एक लड़का है संजय मेहता, जो जीटी रोड के अंचल में उसके परिवार ने भी अपनी इसकी तरबियत दी, परवरिश हुई इस लड़के की। बरी के आसपास हजारीबाग जिला है। तो आज संजय मेहता हमारे साथ है और कई सवाल हैं दरअसल दोस्तों। एक किताब थी, बड़ा मशहूर किताब हालांकि दक्षिण पंथियों की थी, बंच ऑफ थॉट। तो हम लोग के पास एक बंच ऑफ थॉट है, एक गुच्छा है, एक बंच है, और एक एक कर निकालेंगे। वो कहते हैं ना कि तरकश से तीर निकलेगी। अब कितना इनको भेद पाती है, अब ये यानी इन्हें झेलना होगा। तो संजय भाई, पहले तो हम लोग का जो दोनों भाई का चैनल है, हमारा जीटी रोड लाइव और सरफराज भाई का न्यूज टॉपिक, उसमें आपका बहुत बड़ा इस्तकबाल है और स्वागत है। दोनों चैनल के तमाम दर्शकों को मेरा झारखंडी जोहार है और आपके चैनल को मेरी शुभकामनाएं हैं कि डिजिटल वर्ल्ड में क्रांति लाए और पत्रकारिता के क्षेत्र में आप लोग अपना योगदान यूं ही देते रहें। ये पहला सवाल है संजय भाई, वो ये है कि देखिए बहुत अच्छी भूमिका रही आप लोगों की, और जो कहते हैं कि झारखंड आंदोलन की शुरुआत हुई झारखंड के अस्तित्व को लेकर, उसके वजूद को लेकर, और जो मूल समस्याएं थी, एक संघर्ष, लंबा संघर्ष है। मैं अगर उसे धरती आभा से जोड़ता हूँ, आपकी जयपाल सिंह मुंडा से जोड़ता हूँ, आपकी शिबू सोरेन आते हैं, उसके बाद और भी विनोद बिहारी महतो हैं, निर्मल महतो हैं, के राय साहब हैं धनबाद के, जो लेफ्ट से जुड़े हुए थे और लंबे समय तक एमपी रहे। लेकिन मुझे लगता है कि आंदोलन दरअसल भटक गया सत्ता हासिल करने के बाद। अब फिर आप जैसे युवा सामने आते हैं, लेकिन इसमें भी फिर बिखराव दिखलाई दे रहा है। क्या ऐसा लगता है आप? नहीं, देखिए, बिखराव नहीं है। जब कोई एक नया परिवार बनता है, जब कोई एक नया संगठन बनता है, और एक ऐसा संगठन जो बिल्कुल जमीनी स्तर से निकल करके गांव भर के नौजवान, महिलाएं, बच्चे, बूढ़े सब अपना योगदान देते हैं, और उसके बाद एक बहुत बड़ा परिवार बनता है, तो उसमें एक राजनीतिक परिपक्वता का अभाव होता है। इसलिए क्योंकि हमारे जो साथी हैं वो पॉलिटिकल एक्टिविज्म से निकले हुए लोग नहीं हैं, वो पढ़ाई कर रहे थे, वो स्टूडेंट थे, वो जेपीएससी की तैयारी कर रहे थे, यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे। परिस्थितियां ऐसी बनी कि एक संगठन बनाना पड़ा, उसको राजनीतिक दल में परिवर्तित करना पड़ा। तो धीरे धीरे होता है कि किसी की महत्वाकांक्षाएं हैं, किसी की उम्मीदें हैं, किसी के सपने हैं, किसी की कुछ ऐसी भावनाएं हैं, वो कहीं ना कहीं टकराएंगी जाकर के, एक बहुत बड़ा जब परिवार बनता है। तो इसलिए ऐसी चीज़ें परिलक्षित हुई होंगी, लेकिन आंतरिक तौर पर सारी चीज़ें ठीक हैं। ये प्राइमा फेसियल लोगों को इसलिए दिखाई पड़ रहा है, ये नैरेटिव इसलिए बिल्ड हुआ है क्योंकि ये नौजवानों की एक टोली है, और नौजवानों की टोली कितना सामंजस्य बना पाएगी, राजनीतिक तौर पर कितना बौद्धिक चिंतन दे पाएगी, और कितना पॉलिसी के लेवल पर स्टेट को एक सॉल्यूशन देने की कोशिश करेगी, इस पर हमारी एक कठिन चुनौती है, कठिन परीक्षा है। और मुझे लगता है कि इन तमाम परिस्थितियों को हैंडल करने के लिए हम लोगों को एक बेहतर टीम की ज़रूरत है, और जहाँ पर उसमें कुछ कमियाँ होंगी, कुछ खामियाँ होंगी, उसको दूर करने का प्रयास हम ही लोग करेंगे, क्योंकि परिवार हम ही लोगों का है। मैं एक सवाल करता हूँ, हमारे भाई सरफराज आपसे कुछ कहना चाहते हैं। देखिए, वो ये है कि आपने बिल्कुल सही कहा कि नए लोग हैं, परिपक्व नहीं है, मैच्योर नहीं है, दरअसल छात्र थे, राजनेता थे नहीं। इनके पास राजनीतिक चातुर्य जो है कहा जाता है, चालाकियाँ, मक्कारियाँ जो हैं, इनके पास नहीं है। लेकिन भाषाई मर्यादा का जो उल्लंघन होता है, इसको देखकर बड़ा दुख होता है कि पढ़ा लिखा शख्स जो, पढ़ा लिखा युवा जो है, जिससे उसके छोटे भाई सीखते हैं, वो ऐसा करता है, वो फिर ऐसा अपने छोटे भाई को एक ऐसी टीम तैयार करता है कि जो कि मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि अराजक ना हो जाए, क्योंकि वो अनपढ़ लड़के लगते हैं, बहुत से बच्चे होते हैं, और एक पता नहीं क्यों ये टर्म चला 10 साल में कि अनभक्तों की टीम लोग तैयार कर रहे हैं। क्या आपको ऐसा लगता है? दोनों सवाल, भाषाई मर्यादा, अनभक्तों की टीम। देखिए, दो चीज़ों पर मैं चिंता जाहिर हमेशा से करता रहा हूँ, एक रेडिकलिज्म को लेकर, कट्टरता को लेकर, और दूसरी मेरी चिंता है डेमोक्रेटिक एटिकेट्स को लेकर, लोकतांत्रिक मर्यादा को लेकर। और जब आप राजनीति में कुछ करना चाहते हैं तो आप कट्टरता से कुछ नहीं कर सकते हैं, दूसरी बात कि आपको लोकतांत्रिक मर्यादा का पालन करना होगा। और इन्हीं बिंदुओं को लेकर के मैं संगठन के अंदर लगातार काम कर रहा हूँ कि मैं अपने साथियों को लोकतांत्रिक मर्यादा, लोकतांत्रिक शुचिता, लोकतांत्रिक जो पूरी प्रक्रिया है, संगठन की प्रक्रिया है, वो कैसे चलेगी, उस पर मैं अपना एक कोशिश ये कर रहा हूँ कि उनको ये समझाने की एक कोशिश करूँ कि ये संगठन आगे कैसे चलेगा। चूँकि हम राजनीतिक तौर पर एक समाधान देने की कोशिश कर रहे हैं, हम नीतियों की बात करने आए थे, हम कोई न्यूसेंस क्रिएट करने नहीं आए हैं, किसी को भगाने, मारने, पीटने नहीं आए हैं, हम कोई जातीय और धार्मिक कट्टरता के प्रतिबिंब नहीं बनना चाहते हैं। इसलिए मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ऐसी कोई भी सोच जो कट्टरता को बढ़ाए, जो किसी को भगाने की बात करे, जो किसी को मारने की बात करे,
वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में समाज स्वीकार्य नहीं करेगा। इसलिए हमें पॉलिसी के लेवल पर, नीतियों के लेवल पर समाज को एक समाधान का रास्ता दिखाना पड़ेगा। देखिए, आप भी एक पत्रकार रहे हैं और पत्रकार आमतौर पर राजनीति में नहीं जाता है, लेकिन आप राजनीति में गए। पहला तो ये कि आप कैसे उधर मुड़े, और दूसरा सवाल ये कि अब विधानसभा का वक्त बहुत कम है, सभी लोग तैयारियों में जुटे हुए हैं, लेकिन आपके जो भी केसेस में अब जो है, जो जेल कैंप में अब काफ़ी टूट दिख रही है, कई खलिश पैदा हो गई है आपस में। इसको किस नज़र से देखते हो, कैसे दूर होगा? समय कम है। टूट नहीं है, जैसे क्या है इस बात को समझिए। जब एकदम साधारण कहावत है गांव घर में कि एक घर में अगर कुछ बर्तन होता है तो कुछ टकराते हैं तो कुछ आवाज़ आती है। हम लोगों का एक नया परिवार है और मैं बार बार इस बात से इत्तेफाक रखता हूं कि हमारे टीम में राजनीतिक परिपक्वता का थोड़ा अभाव है, और जैसे ही ये चीज़ें आ जाएगी ये सारी चीज़ें दूर हो जाएगी। ये टूट नहीं है, ये और परिपक्व और मजबूत और सुधार बनने की प्रक्रिया की कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिसमें ऐसा लोगों को ये प्रतीत हो रहा है कि ये टूट हो गया, लेकिन ये सुधारात्मक प्रक्रिया है हमारे संगठन की। हम लोग एक सुधार और बनने की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, हम लोग बन नहीं गए हैं, हम लोग अभी निर्माण की प्रक्रिया में हैं। और निर्माण की प्रक्रिया में कभी कुछ ईंट जुड़ते हैं, कभी टूटते हैं, कोई ईंट खिसक जाता है, कोई ईंट गिर जाता है, कोई ईंट जुड़ जाता है, तो वो एक दीवार को खड़ा करने की कोशिश है। लेकिन इसमें एक चिंता हम लोगों ने जाहिर की है कि जब ऊंची इमारत बन रही है तो बुनियाद में कौन है उनका भी ख्याल रखना है। बुनियाद की ईंट कमजोर ना पड़े। बुनियाद की ईंट कमजोर इसलिए मैं ये इस शब्द का इस्तेमाल करना, इस वाक्य का इस्तेमाल करना कि जो हमारे पुराने साथी हैं, जो संगठन के पुराने साथी हैं, जिन्होंने संगठन को खड़ा किया, मजबूत किया, अपने खून पसीने पैसे से संगठन को मजबूत किया, वैसे लोगों को हम संगठन में सम्मान दे सकें, उनको प्राथमिकता के साथ अपने संगठन में जोड़ करके रख सकें, ये एक चिंता हम लोगों की है। लेकिन क्या ये आपस में जो कमी हो रही है, ये सोशल मीडिया पर आप लोगों का ज़्यादा बयानबाजी, एक दूसरे को, आपने भी जो सुझाव दिए, आप पर आरोप है कि आपने सोशल मीडिया पर दिया, आपने सीधे नहीं, ये इस पर में नहीं दिया। नहीं, दरअसल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सुझाव मैंने व्यक्तिगत तौर पर अपने पार्टी के अध्यक्ष जी को दिया था, लेकिन चूंकि टेक्नोलॉजी का दौर है, किसका फोन किसके पास है, नहीं है, क्या वो अकाउंट कहीं और लॉगिन है, बहुत तरह की बातें हैं। वो पत्र किसी तरीके से लीक हो गया। ये हम लोगों के पार्टी का आंतरिक मामला था, ये आंतरिक सुझाव का मामला था, हमने उनको व्यक्तिगत तौर पर दिया था। इस पर संगठन भी अभी जांच कर रही कि आखिर ये कैसे लीक हुआ है। ये एक चिंता की बात है कि इस पत्र को लीक नहीं होना चाहिए था। लेकिन क्या आपको नहीं लग रहा संजय भाई कि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा ज्यादा हावी होगी? किस संदर्भ में आप ये बात को कह रहे हैं? देखिए, देवेंद्र नाथ महतो का जो सारा मामला हुआ, प्रकरण हुआ, पुलिस से उनकी जो पिटाई है, बीमार पड़ना उनका ना, चोटिल होना, दिल्ली जाना, और फिर जयराम महतो का दिल्ली जाना, फिर नहीं मिला, वो सारी चीज़ें जो नाटकीयता पूरी दिखी है, एक ड्रामेटिकल वो पूरा है, वो फेज़ है। और उसका बाद वो आते हैं, तो उसका फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, जैसे मनोज यादव हैं, आप भी होते हैं, देवेंद्र नाथ महतो होते हैं, और उसका फिर आपका पत्र आ जाता है। इसके बीच और फिर आपके पुराने साथी हैं, पत्रकार साथी, मैं नाम नहीं लूँगा, आप समझ रहे हैं, पुराने एक पत्रकार साथी आप लोग साथ में पत्रकारिता आप लोगों की डिजिटल दौर में, तो उनके कई सवालात होते हैं और बड़ा बवाल समझता है, हड़कम समझता है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा दुनिया आड़े आ रही है। वो समझता है कि मैं इस क्षेत्र का हूँ, मैं यहाँ से चुनाव लड़ूंगा, मुझे टिकट मिलेगी कि नहीं, ऐसा तो नहीं है, क्या अध्यक्ष के मित्र को टिकट मिल जाए जो पुराने किसी और दल के हैं, ऐसे कई सवालात हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, क्योंकि आपको सवाल के बाद जब फॉलोअप के में हमारे पत्रकार साथी संजय रंजन से सवाल पूछते हैं या सन्नी सवाल पूछते हैं, तो जो एटीट्यूड होता है, जो अंदाज होता है आपके अध्यक्ष का, वैसा आता कोई मत, वो अधिनायकवादी टाइप का उनका बर्ताव लगता है फोनो कॉल पर। फिर आप भी हालांकि बात करते हैं फोन कॉल पर बाद में उन लोगों से, तो मुझे ऐसा कहीं लगता है। हो सकता है कि मेरी भूल, मेरी चूक हो, लेकिन आप बड़े सदाशयता से बातों को रखते हैं, बड़ा गंभीर हैं आप, और वो इस बात को वो भी मानते हैं कि आप बड़े गंभीर हैं। तो क्या लगता है आपको? देखिए, मैं तो स्पष्ट करना चाहता हूँ कि पत्रकार तो समाज का आईना होता है, और आप लोग सब कुछ साफ साफ दिखाते हैं। हम लोग, आपने जितनी बातें कही हैं, मुझे लगता है इस पर चिंतन करने की ज़रूरत है कि ऐसी परिस्थितियाँ क्यों पनपी है। क्या एक संगठन के तौर पर राज्य को जो उम्मीद हम लोग दे रहे हैं, क्या हम लोग झारखंड की जनता को ये अवधारणा और ये धारणा दे देंगे कि हम लोग सॉल्यूशन देने के काबिल नहीं, हम लोग आपस में ही लड़ रहे हैं? इसलिए मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ऐसी जो भी परिस्थितियाँ पनपी है, इसको अगले कुछ दिनों में हम लोग मिल बैठ करके दूर करेंगे। इस बात को मैं स्वीकार
करता हूँ, इस बात से इत्तेफाक रखता हूँ कि कुछ ऐसी परिस्थितियाँ पनपी हैं जहाँ से समन्वय थोड़ा सा हम लोगों का असंतुलित हुआ है। इस बात से मैं इत्तेफाक रखता हूँ, लेकिन फिर मैं ये बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि चूंकि ये हमारे परिवार का आंतरिक मसला है, हम लोग इसको मिल बैठकर सुलझाएंगे और झारखंड की जनता को जो उम्मीद और सपना हम लोगों ने दिखाया है उसको बड़ी गंभीरता से हम लोग समाधान का रास्ता देते हुए उस पर काम करेंगे। तो फिर मुझे लगता है कि अगर आप ये सोचते हैं तो ऐसी स्थिति में आप जैसे जो लीडर या जो भी प्रमुख चेहरे हैं, या मनोज यादव हों या देवेंद्र भाई हों और भी लोग हैं, जिनको फिर मीडिया के सामने आकर, अब मीडिया वाले तो आएंगे भी, डिजिटल दौर है, उनको व्यू पाना है। अब पता है कि देवेंद्र नाथ महतो हैं, आप हैं और जयराम है, तो भाई व्यू मिल जाएगा हमको वीडियो का। और वो लोग उल्टे तिरछे आड़े तिरछे सवाल कर देते हैं व्यू पाने के चक्कर में। तो फिर आप लोग पार्टिसिपेट क्यों करते हैं ऐसी डिबेट में? आप शायद उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के संदर्भ में कह रहे हैं। देखिए ऐसे और भी जो टॉक होती है, हाँ, लेकिन मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि संगठन पर कोई आँच ना आए। कई ऐसे साथी हैं जो मीडिया और माइक मिलने के बाद थोड़ा सा अपनी बयान पर एक संयम नहीं रख पाते हैं और वो बाद में संगठन के लिए किरकिरी का एक विषय बन जाता है। इस पर भी हमको लगता है कि संगठन के दृष्टिकोण से हम लोगों को अपना कुछ एक पार्टी लाइन तैयार करना होगा कि किन हालातों में, किन परिस्थितियों में किन को संगठन का पक्ष मीडिया के सामने रखना है। इस पर मुझे लगता है कि एक हम लोगों को बाउंड्री लाइन बनाने की ज़रूरत है और इस पर हम लोग जरूर विचार करेंगे। और एक सवाल सरफराज भाई, वो ये कि बड़ा विवाद है इस पर। देखिए, आप लोगों का कहना है कि 51 शौचालय दिए जा रहे हैं जी आवेदन जो है, आवेदन के लिए उम्मीदवार, और उस पक्ष का कहना है कि नहीं, ये सेंट्रल कमेटी में उन्हें हम शामिल करेंगे इसलिए लिए जा रहे हैं। ये तस्वीर साफ नहीं हो पा रही ना, आप लोग साफ कर पा रहे हैं ना, जो लीडर हैं जयराम महतो अध्यक्ष हैं, कमान जिनके हाथ में है। और एक बात और कहना चाहूँगी, देखिए ये बात तो सच है संजय भाई कि लोकप्रियता जो है का गिराव जो है बहुत बड़ा जयराम महतो, अब भीड़ जो है उनके नाम से जुड़ती है, ये एक हकीकत है, सच्चाई है। लेकिन उनके अंदर जो एक अलग तरह की जो मुझे जो दिखता है, अधिनायकवाद जो दिखता है, वो सही नहीं है। और इस तस्वीर को आप साफ करें 51 वाली। और एक और सवाल साथ में, फिर सरफराज भाई आपसे मुखातिब होंगे, वो ये है कि मुझे लगता है, जहाँ तक मैं खुद बाहर का हूँ, मैं एक पत्रकार हूँ, मैं बाहर का हूँ, मूलतः मैं छत्तीसगढ़ में पढ़ा लिखा, मूलतः बिहार का हूँ, दिल्ली में पत्रकारिता, फिर यहाँ रांची। अब मैं वो पात्रता भी नहीं रखता, लेकिन क्या इस पार्टी में वैसे लोगों को नहीं शामिल करना चाहिए कि जो कि मूलतः यहीं के हों, जो ऐसे लोग नहीं हो कि जो भोजपुरी भाषी हो, मगही भाषी हो, वो आकर यहाँ मतलब पार्टी में पदाधिकारी हो जाए? ये मुझे तो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं खुद बाहर का हूँ। मतलब यहाँ की शब्दावली में कहूँ तो मैं दिक्कू हूँ, लेकिन मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। तो क्या इस पर कंट्रोल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अरे कोई 51 का सवाल। मतलब आपका कहना है कि क्या दूसरे राज्य के निवासी हमारे संगठन में पदाधिकारी हो सकते हैं या नहीं? तो जाके खतियानी है कि नहीं, ये सवाल। मेरा स्पष्ट कहना है, हर वह व्यक्ति जो झारखंड के लिए चिंता जाहिर करता है, जो कहता है कि झारखंड में झारखंडियों को अधिकार मिलना चाहिए। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, साधारण सा उदाहरण देता हूँ। आप इस देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में संगठन बनाने की प्रक्रिया हो या राजनीतिक दल बनाने की प्रक्रिया हो या चुनाव लड़ने की प्रक्रिया हो, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सबके लिए एक समान रूल रखता है। तो अगर एक व्यक्ति, अगर कोई छत्तीसगढ़ का है और वो ये चिंता जाहिर कर रहा है कि नहीं, ये मांग जायज़ है झारखंडियों की, ये झारखंडियों को अधिकार मिलना चाहिए, विस्थापन नीति बननी चाहिए, स्थानीय नीति बननी चाहिए, नियोजन नीति बननी चाहिए, अगर वो हमारे मांग के साथ खड़ा है, हमारे मांग का समर्थन करता है, तो ऐसे किसी भी विचार, किसी भी व्यक्ति का संगठन स्वागत करेगा। लेकिन जो व्यक्ति झारखंड के विचारधारा के साथ खड़ा नहीं होगा, जो झारखंड में इस बात की वकालत करेगा कि यहाँ के लोगों की नौकरियाँ लुट रही है, जमीन लुट रही है, कॉरपोरेट लोग कहाँ जाएंगे, खदानें नहीं खुलेगी तो कहाँ जाएगा कोल इंडिया, अडानी कहाँ जाएगा, जो अडानी समर्थक होंगे, जो कोयला खनन के समर्थक होंगे, और वो कहेंगे कि हमें संगठन में रखिए, हम उनकी वकालत नहीं। वैसे आपका कहना सही है, लेकिन वैसे लोग कल तक जो विरोध कर रहे थे, आप लोगों की जो वैचारिक प्रतिबद्धता थी, जो आंदोलन के प्रमुख मुद्दे थे, उसके वो विरोध कर रहे थे, वो आकर कोई पदाधिकारी हो जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। हमारे संगठन में ऐसे लोग कुछ पदाधिकारी बने हैं क्या? बने। अच्छा, ये मैं नाम लूँ तो प्रवक्ता है, जो विजय सिंह प्रवक्ता है आपके यहाँ, जी है ना, केंद्रीय प्रवक्ता है, वो तो भाई भोजपुरी का समर्थन कर रहे थे। यहाँ के जब आप लोग भाषा को लेकर आंदोलन कर रहे थे तो उसका विरोध कर रहे थे। वो ये बहुत आश्चर्यजनक बात बता रहे हैं, मतलब इसकी जानकारी नहीं है मुझ तक। ये ताजुब है।
ये बिल्कुल वो मेरी प्रवक्ता, केंद्रीय प्रवक्ता विजय सिंह बिल्कुल जानकारी नहीं है मुझे जी। इस संदर्भ में। कल तो वो दूसरे पार्टी में थे, वो भी सो कॉल्ड पत्रकार भी हैं और पत्रकारिता दूसरे दल के लिए काम भी करते रहे वो। दूसरे दल में भी थे। हाँ, जनाधिकार मोर्चा के लिए भी काम कर रहे थे, उसके बाद किसी और पार्टी, और केंद्रीय प्रवक्ता है। अच्छा, देखिए। बोकारो या गोमियो कहीं के हैं। कौन लोग संगठन में आए, पदाधिकारी बने, क्योंकि मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ, संगठन में जो लोग आए हैं और जो पदाधिकारी बने हैं, पदाधिकारी के चयन की प्रक्रिया में, उनको बनाने की प्रक्रिया में मैं कहीं सम्मिलित नहीं रहा हूँ। दूसरी बात, आपने कहा 5100 रुपये की, इस बात में सत्यता है कि संगठन ने एक फॉर्म जारी किया कि अगर आप उम्मीदवारी के लिए आना चाहते हैं, संगठन में अपनी दावेदारी देना चाहते हैं, तो आपको इतनी राशि देनी पड़ेगी। हालांकि उसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई, लेकिन लोगों ने दिया और उस आवेदन को खरीदा। इसको मैं स्वीकार करता हूँ। आप चुनाव लड़ रहे हैं कि नहीं? संगठन के निर्णय पर निर्भर करेगा। देखिए, मैं बार बार ये कहता हूँ कि हम लोगों ने इस संगठन को बनाया है, एक बहुत बड़ा परिवार है, और किसी भी संगठन में एक डेमोक्रेसी होनी चाहिए। अगर ये संगठन सामूहिक तौर पर निर्णय लेगा कि मुझे लड़ना चाहिए चुनाव, अगर जहाँ क्षेत्र की जनता ये कहती है कि लड़ना चाहिए, तो मैं लड़ूंगा। अगर क्षेत्र की जनता कहती है कि नहीं लड़ना चाहिए, संगठन कहता है कि नहीं लड़ना चाहिए, तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो आपने फॉर्म क्यों नहीं भरा? देखिए, मैं थोड़ा वैचारिक तौर पर प्रतिबद्ध व्यक्ति हूँ। जब हम लोगों ने बार बार ये कहा है कि संगठन गरीबों का है, मजदूरों का है, आम लोगों ने खड़ा किया है, अब मेरी चिंता, आप लोगों ने सुझाव पत्र को अगर देखा होगा, हमने ये कहा कि हम तोपचांची बुला रहे हैं संथाल से भी, पलामू से भी, कोल्हान से भी, उत्तरी छोटा नागपुर से भी, दक्षिणी छोटा नागपुर से भी, और हमारे संगठन को 50-100 रुपए जमा करने वाले लोगों ने खड़ा किया। अब उनसे हम ये कह रहे हैं कि आप हमारा आवेदन पत्र खरीदिए, आपको पार्टी में 5100 रुपए देने होंगे, वो गाड़ियों से आएंगे, उनको रहने का, खाने का, एक तरीके कहिए कि संसाधनों का एक तरीके से एक्स्ट्रा लोड हमने अपने कार्यकर्ताओं को दे दिया। अगर ये करना था तो हम इसको ऑनलाइन उपलब्ध कराते, इसको ईमेल पे उपलब्ध कराते, ऑफलाइन ही उपलब्ध कराना था तो हमारे संगठन की टीम थी, वो जिला अध्यक्ष आ जाते, जिला अध्यक्ष उस एरिया में फॉर्म लेके चले जाते। फिर भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोगों ने आवेदन की प्रक्रिया के जो ओपन फॉर ऑल किया है, मुझे लगता है कि इसे थोड़ा रिजर्व रखने की जरूरत थी। ओपन फॉर ऑल में वह व्यक्ति भी दावेदारी करेगा जो गुंडा है, मवाली है, भ्रष्टाचारी है, वो भी आवेदन दे देगा। और हमने ये कहा था कि संगठन में जो हमारे संगठन के साथी हैं, जो संघर्ष कर रहे हैं, उनको प्राथमिकता चुनाव लड़ने में भी मिलनी चाहिए। तो मेरी चिंता इन सब बातों को लेकर के है। आप हजारीबाग में कार्यक्रम नहीं कर रहे हैं, मनोज जी वहाँ नहीं कर रहे, आप लोग रांची आ रहे हैं, सिर्फ पॉलिटिक प्रेशर बना रहे हैं आप लोग। नहीं, मैं गिना देना चाहता हूँ। नहीं, आप पर आरोप लग रहा है कि आप प्रेशर बना रहे हैं कि आपको टिकट मिले। आप लोग, मैं फिर ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि अगर मुझे टिकट लेना होता तो मैं फॉर्म खरीदता, फॉर्म जमा करता। मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि चुनाव लड़ना मेरी प्राथमिकता नहीं है। मेरी सोच और मेरी चिंता उन लोगों को लेकर के है जिन लोगों ने संगठन को खड़ा किया है। वो हमारे पास आ रहे हैं, वो हमारे पास अपनी भावना को व्यक्त कर रहे हैं कि मैंने संगठन के लिए इतना मेहनत किया, आज की तारीख में मैं हाशिए पर चला गया हूँ, कार्यक्रम में मुझे बैठने के लिए जगह नहीं मिल पा रहा है। उनका ठीक है, आपकी इस चिंता पर हम जरूर चिंतन करेंगे। तो अगर उनकी भावनाओं का हम कदर नहीं करेंगे तो फिर तो संगठन हमारा बिखर जाएगा। दूसरी बात, जहाँ तक कार्यक्रमों की बात है, हजारीबाग में पहली सभा जब हम लोगों ने कराई गांधी मैदान में, लगभग 60-70 हजार की भीड़ आई, वो सभा कराने वाला शख्स मैं हूँ। हजारीबाग के आगे चौपारण एक ब्लॉक है, चौपारण ब्लॉक में आज तक कोई सभा नहीं हुई, सिर्फ एक ही सभा हमने कराई, वहाँ भी लगभग 10-15 हजार लोग आए। हजारीबाग में एक हवाई अड्डा मैदान है, वहाँ पर हमने सभा कराई, वहाँ पर लगभग 30-40 हजार लोग आए। तथ्यों पर आपको जाना होगा, सिर्फ ये कह देना कि सभाएं नहीं करा रहे हैं, कार्यक्रम नहीं करा रहे हैं, ऐसा कहने से आप नहीं। लोग को तो ये भी कहा जाता है कि आप अगर सभा कराते हैं तो चंद भीड़ आती है, और अगर आपके पार्टी के अध्यक्ष रहते हैं जिस सभा में, वहाँ भीड़ उमड़ती है। ऐसी मतलब कोई- आप लोग का वजूद अभी भी नहीं है, एकमात्र है जो देखिए- अभी दृश्य बन गया है। देखिए, संगठन और सामूहिकता में ताकत होती है। दूसरी बात कि ऐसी कोई भी सभा जब आप देखेंगे, मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं, अगर आप मेरे पूरे चुनाव प्रचार अभियान को आप देखेंगे तो पूरे चुनाव प्रचार अभियान में मैं लगातार था लोकसभा क्षेत्र में, और आप जब चुनाव प्रचार अभियान को देखेंगे तो उस दौरान भी जनसमूह निकल करके सामने आया। मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि सामूहिकता में ताकत होती है, संगठन में ताकत होती है, और हम लोग सब मिल करके करते हैं तो सभाओं में भीड़ आती है। एक बात मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि ऐसी कोई भी सभा जो कोई व्यक्ति अकेले कर रहा हो, ऐसी सभा हम लोगों ने आयोजित की ही नहीं है अभी तक। हम लोगों ने हर कार्यक्रम में अपने अध्यक्ष को बुलाया है और सभाएं की है,
और मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं, मैं बार बार सब जगह कहता हूं कि सोशल इंजीनियरिंग पर हम लोगों को जोर देना होगा, क्योंकि अगर सभी वर्गों से, समाज के सभी जातियों से अगर हमारे पास लोग नहीं रहेंगे, हमारे पास अगर अल्पसंख्यक समुदाय से लोग नहीं रहेंगे, हमारे पास आदिवासी से नहीं रहेंगे, हमारे पास अनुसूचित जाति से नहीं रहेगा, हमारे पास सामान्य वर्ग से नहीं रहेगा, हमारे पास ओबीसी वर्ग से नहीं रहेगा, तो इन चेहरों को अगर हम सामने नहीं लाएंगे तो हम कैसे वोटर्स को इन्फ्लुएंस करेंगे। हर पार्टियां तमाम वर्गों के आधार पर अपने नेताओं का अपने नेतृत्व कौशल निखारती है। मैं इस बात का पक्षधर हूं कि नेतृत्व कौशल अलग अलग जातियों, समूहों, वर्गों से हमें निखारने की जरूरत है और इस पर काम करने की जरूरत है। एक सवाल है हमारा, आपने कहा कि हम लोग चाहते हैं समन्वय बनकर चलें, लेकिन कब मिल पाएंगे आप लोग? आपका फोन नहीं उठाते हैं शायद। देवेंद्र जी आप हैं या मनोज यादव, आप लोग सब पिलर रहे हैं, बुनियाद रहे हैं, आपने खुद कहा है और रहे भी हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं, गलत बयानी नहीं है। हम सारे लोग, हम जैसे मीडिया के लोग भी गवा रहे हैं। तो ये कब मिलेंगे और कब सारी चीज़ें सही हो जाएंगी? मतलब एक शेर है भाई कि उधर चिलमन से तुम झाँको, इधर चिलमन से हम झाँकें, लगा दो आग चिलमन में, न तुम झाँको ना हम झाँकें। तो चिलमन में आग कब लगाई जाएगी? देखिए, मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि हम सब संघर्ष के मुसाफिर हैं और मिल बैठ करके अपनी बात मतलब एक तरीके से सहमति पर ले आएंगे। लेकिन फिर से मैं एक बात ये कहना चाहता हूं, कब तक? मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि देखिए, जब आप राजनीति में आते हैं, आप सामाजिक तौर पर कुछ गतिविधियां करते हैं, कोई संगठन बनाते हैं, तो जो आपका मौलिक राजनीतिक बौद्धिक चिंतन है वो तमाम तरह के लोगों के मिलने के बाद वो थोड़ा प्रभावित होता है और आप उस अनुसार सोचने लगते हैं। मैं ये मानता हूँ कि इसमें किसी व्यक्ति की गलती नहीं है। जब आप लोगों से घिरते हैं, जब आपके बीच लोग आ जाते हैं, जब कई लोग आपके पास अपने विचारों को रखते हैं, तो जो आपकी बौद्धिक मौलिकता है वो थोड़ा बहुत प्रभावित होने लगती है। और मुझे लगता है कि जब वो लोगों को सुनने के बाद इस तरह का विचार बना रहे हैं, तो जब हम लोगों को सुनेंगे हो सकता है उनका विचार बदले। तो मुझे लगता है कि एक बैठने की ज़रूरत है और हमने उनसे कल बातचीत की है। 20-21 तारीख को हो सकता है कि हम लोग बैठेंगे और बातचीत होगी। देवेंद्र जी भी होंगे उसमें, उनको भी ले जाएंगे। क्या JBKLM भाजपा के साथ भी जाएगी चुनाव के बाद? JBKSS निष्पक्ष तौर पर चुनाव लड़ेगा, अकेले चुनाव लड़ेगा, जरूरत पड़ी तो 81 सीटों पर प्रत्याशी देंगे। गठबंधन किसी से नहीं होगा, ना इंडी अलायंस में जाएंगे ना इंडिया अलायंस में जाएंगे। आपके अध्यक्ष को अभी चाय की दावत मिल रही है, मुख्यमंत्री असम किसने दिया है? हिमंता विश्व शर्मा ने दिया है कि आइए चाय पिएंगे। राजनीतिक तौर पर या व्यक्तिगत तौर पर? खुलेआम कहा है, बातचीत करते हुए अच्छा। मीडिया को संबोधित में कहा है उन्होंने। राजनीतिक तौर पर एक टेबल टॉक करना, राउंड टेबल मीटिंग करना अलग बात है, व्यक्तिगत तौर पर चाय की चुस्कियां लेना अलग बात। के लिए बोला है कि जयराम जी को चाय का ऑफर देते युवा है। अब तो ये निर्णय वही लेंगे कि चाय पीना है कि इसलिए नहीं। कहा जा रहा है कि क्या नजदीकियां है कुछ भाजपा के साथ बढ़ रही है या ऐसे? मुझे ऐसा प्रतीत नहीं होता। मुझे लगता है कि एक आखिरी सवाल संजय भाई, वो ये है कि आप वैचारिक प्रतिबद्धता की बात करते हैं, लेकिन आपके दल के दूसरे जो लोग आपके संगठन के, उनके मुंह से ऐसी बातें सुनाई नहीं पड़ती। वो ऐसा लगता है कि हर दौर में एक रिएक्शनरी लोग होते हैं, प्रतिक्रियावादी लोग होते हैं। तो ऐसा लगता है प्रतिक्रियावाद में ये जो संगठन आप लोगों का पैदा हो गया और एक चल पड़ा है, युवाओं को साथ मिल गया है। देखिए, एक ट्रिगर था, झारखंड का एक इमोशन था, उस पर हम लोगों ने कदम रखा, हाथ रखा, तो थोड़ा सा आगे बढ़ा। अब इस बात को समझने की जरूरत है कि हमारा बुनियादी विचार है क्या। हमारा बुनियादी विचार झारखंड और झारखंडियत है। और ये झारखंडियत क्या है? झारखंड के लोगों के लिए हक अधिकार, उनकी नौकरी, उनकी ज़मीनों का संरक्षण, उनको विस्थापित लोगों को पुनर्वास, उनको नियोजन, यहाँ की नीतियाँ, 3rd और 4th ग्रेड की नौकरियाँ, ST/SC OBC को, EWS को आरक्षण, सरना धर्म कोड, अनुबंध कर्मियों को यहाँ पर स्थायीकरण, यहाँ के तमाम नियुक्तियों को पूरा करना, तमाम बैकलॉग वैकेंसीज को पूरा करना, ये हमारी झारखंडियत, ये हमारी विचारधारा है, मूल आइडियोलॉजी है। और इस पर टिके रहना हमारी प्रतिबद्धता है। हमारी प्रतिबद्धता इस बात को लेकर नहीं था कि किसी तरह भाग दौड़ में MLA बन जाना है, किसी तरह सांसद बन जाना है, किसी तरह से महत्वाकांक्षी हो जाना है। आप इन सब चीज़ों को तब हासिल कर पाएंगे जब आपके आइडियोलॉजिकल स्टेबिलिटी रहेगी। अब जब आप स्टेबल नहीं रहेंगे, सिर्फ सत्ता की भूख होगी, तो आप अपने मिशन को हासिल नहीं कर पाएंगे। एक आखिरी सवाल संजय जी मेरी तरफ से भी कि लोकसभा के चुनाव में आप लोगों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया बिना किसी चुनाव चिन्ह के, निर्दलीय रूप में। आपसे उम्मीदें भी जग गई, युवा भी आपके साथ है, तो आपकी जो समिति है, पार्टी है, उनसे लोगों को बहुत उम्मीदें थी। अब विधानसभा आते आते
कहीं कहीं जो कमी दिख रही है, जो गैप दिख रहा है, एक तो वो भरना चुनौती। और अगले विधानसभा चुनाव में आप अपनी पार्टी को कहाँ देखते हैं, क्या उम्मीदें करते हैं? देखिए, अगला तो बहुत लंबा भविष्य है, 5 साल का ये होगा सफर। 3 साल। अच्छा, ये चुनाव जो सामने है। अच्छा, इस विधानसभा चुनाव में हम लोग ये देख पा रहे हैं कि झारखंड की जनता में एक उम्मीद जगी है। एक चुनौती हमारे समक्ष इस बात को लेकर के है कि झारखंड के उन तमाम सीटों पर जहां पर हम अपने प्रत्याशी देंगे, क्या पोलिंग स्टेशन पर बूथ लेवल पर हमारी कमेटी बन पाती है, क्या हर बूथ पर हमारे पोलिंग एजेंट बैठ पाते हैं? क्योंकि लोकसभा में जब हम लोगों ने अपनी कमियों का विश्लेषण किया तो हम लोगों ने यही पाया कि तमाम पोलिंग स्टेशन पर हमारे कार्यकर्ता नहीं थे। हमारे लोकसभा क्षेत्र में 2278 बूथ है। हम लोग इस काबिल नहीं हो पाए कि 2278 पोलिंग स्टेशन पर हम लोग अपने पोलिंग एजेंट्स बिठा सके। आपने समीक्षा की? बिल्कुल समीक्षा की हम लोग। पर तो ये भी आरोप लगता है कि आप समीक्षा ही नहीं किया आज तक। नहीं, कुछ एरिया में हम लोगों ने समीक्षा की। झारखंड के हजारीबाग लोकसभा में 20 ब्लॉक है और 20 लाख से अधिक मतदाता हैं, 2278 पोलिंग स्टेशन है। तो सभी पोलिंग स्टेशन पर 2278 पर जाकर के आप समीक्षा तुरंत नहीं कर पाएंगे। कुछ एरिया में हम लोगों ने समीक्षा की, बातचीत की। ये बात सामने आई कि जहां पर प्रचार अभियान में प्रत्याशी नहीं पहुंच पाए वहां पर से वोट नहीं मिला, जहां पर पोलिंग स्टेशन में हमारे कार्यकर्ता नहीं बैठ पाए वहां से वोट नहीं मिला। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले अपने विचारों को पहुंचाने की जरूरत है, क्योंकि जब आप चुनाव प्रचार में जाते हैं निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर, तो जब आपको चुनाव चिन्ह मिलता है उस दिन से आपको 13 दिन का समय होता है। तो एक दिन तो चुनाव चिन्ह मिला, उसी दिन में निकल जाता है। 12 दिनों में आपको सब कुछ करना होता है। तो 12 दिनों में नए चुनाव चिन्ह को 20 लाख मतदाताओं तक पहुंचाना एक बड़ी चुनौती थी। ठीक उसी तरीके से जब नया चुनाव चिन्ह अभी हम लोगों के पॉलिटिकल पार्टी को मिलेगा, तो उस चुनाव चिन्ह को भी तुरंत नए मतदाताओं तक पहुंचाना, तमाम पोलिंग स्टेशन तक पहुंचाना, एक एक घर तक पहुंचाना एक बड़ी चुनौती होगी। इसलिए मैं बार बार ये कह रहा हूं कि राजनीतिक प्रबंधन एक सबसे बड़ी चुनौती है। जो धारणा विकसित करना था झारखंड के अंदर हम लोगों ने कर दिया। अब चुनौती है कि राजनीतिक तौर पर हम लोग एक बेहतर मैनेजमेंट के साथ चुनाव कैसे लड़ते हैं, यही हमारा असली चैलेंज है। कहाँ देख रहे हैं इस बार विधानसभा चुनाव? अच्छा परफॉर्म करेंगे। बता रहे हैं खुद की प्रबंधन की कमी है, फंड की कमी होगी, जाहिर सी बात। हम लोग अच्छा प्रबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे और मुझे लगता है कि इतनी सीटें आ सकती है कि हम लोग के बिना ना सरकार बनेगी, और कोई भी झारखंड में अगर 2024 में सरकार बनेगी तो जेबी केसेस के बिना नहीं बनेगी। जंगल जमीन के जो बुनियादी सवाल हैं उनको उठाने वाले, उनका निदान करने वाले जो लोग हैं, उसकी जो एक टीम है, उन सब की दुआएं हैं। तो इसके साथ दोस्तों इजाज़त दीजिए, आज्ञा दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया कहते हैं। तो आपका रिक्शा होती है कि संजय भाई आपका शुक्रिया, सरफराज भाई आपका शुक्रिया। चले साथियों, जय हिंद, जय भारत।